हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। ये प्रोनाउन की क्लास चल रही है। प्रोनाउन मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रोनाउन का है रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा लेंदी है क्योंकि उसके मैंने एक एक जो पॉइंट्स होते हैं, जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि वे ऐसे चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। एग्ज़ाम्स में ऐसे रूल होते हैं कि किसको कहाँ पर हमें यूज़ करना है, कैसे उसको समझना है। अगर वो एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है तो वो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस वजह से मैं ये रिलेटिव प्रोनाउन का पढ़ा रहा हूँ कि कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स के बिना जाने आप जो है डीपली आप प्रोनाउन को नहीं जान सकते हैं। इसलिए मेरी क्लास थोड़ी लेंदी चलेगी और आपको थोड़ा धैर्य रखना है, संयम बना के चलना है, क्योंकि अगर कुछ अच्छी चीज़ सीखनी होती है, कुछ पाना होता है, तो उसके लिए धैर्य का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर दोज हु हैव पेशेंस विल गेट नॉलेज एब्सोल्युटली। क्योंकि कोई चीज़ तभी आपको मिलती है जब आपके अंदर एक संयम और धैर्य होता है। पढ़ाई में क्या होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू फाइंड आउट सक्सेस। ठीक है, तो मेरे साथ जो है इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो आप सीखते चलिए, और एक बार सीखेंगे आपको बार बार सीखने की कोई झंझट नहीं रह जाता है कि कभी उस वाले ट्यूब क्लास से क्लास करके कभी उस वाली क्लास से देख लें, क्योंकि बच्चे इसी में वो कन्फ्यूज में उलझ के रह जाते हैं और उनको सही से स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है। हाँ, कुछ होते हैं वाईफाई हो जाते हैं उनके पास फैसिलिटीज़, इसलिए आपको वो दिखा देते हैं, तो आप सोचते हैं बहुत नॉलेज है। नॉलेज की जो हकीकत होती है वो होती है हैंड से बनाई हुई, हाथों से लिखी गई। खुद जब व्यक्ति टीचर पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो वही आपको कुछ अच्छा दे पाता है। और मेरा मोटिव भी यही है कि इंग्लिश हमें सिर्फ सीखना ही नहीं, इंग्लिश अच्छे से बोलना भी है, लिखना भी है। अगर कोई बोले तो समझ भी जाए, तो वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको कहीं भी समस्या लाइफ में लैंग्वेज से नहीं हो सकती है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अभी डेवलपिंग कंडीशंस पे हूँ। आई एम नॉट वेल इक्विप्ड, आई हैव नो फैसिलिटीज़। तो मैं अपने परिश्रम से करता हूँ, क्योंकि आप हकीकत जानते हैं कि ये मैं सब अपने हाथों से इसे लिखता हूँ। मेरे पास वैसे नहीं है बोर्ड कि मैं आपको डिजिटल वाले बोर्ड से पढ़ाऊँ, बट आपकी कृपा रहे तो वो ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मेहनत से करते हैं, अगर मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ, अगर आप भी मेहनत से पढ़ते हैं, तो निश्चित से वो मुकाम, वो मंजिल आपके कदम चुमेगी। क्योंकि हौसला उन्हीं के पास है जो कुछ करने के जज्बात रखते हैं। तो मैं आपका समय नहीं लेता हूँ, आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को। मैंने कुछ पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब मैं उसके आगे आपको बताता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कितने पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसको कैसे इसको डील करना है, कैसे इसको समझना है। तो ये उसी से रिलेटेड संबंधित है कि आप कभी भी आपकी इंग्लिश वीक नहीं हो सकती है। आई रेस्ट अश्योर्ड यू, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो जो पहला आपका रूल है बेसिक, वो ये है, द relative pronoun which has the same forms for the nominative and accusative case। इसमें बताता है कि जो आपका relative pronoun है, वो relative pronoun क्या है, which। क्या है, which। मैंने बताया था कि which का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। तो which का जो हम यूज करेंगे वो वस्तु के लिए सिर्फ होता है, और उसके लिए आप देखिए, अब नॉमिनेटिव केस तो आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस होता है, एक्यूजेटिव का मतलब होता है कर्म कारक होता है, जेनेटिव का मतलब होता है संबंध कारक। मैंने वो पिछली क्लास में बताया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। अभी इसका जो पहला एग्जाम्पल है देखते हैं कि दिस इज द होम विच बिलोंग्स टू माई अंकल। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द हाउस, आप देख रहे हैं ये आपका नाउन है, होम आपका नाउन है। अब ये नाउन है, अब यहाँ पर होम नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब उसमें कोई जान नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है विच का प्रयोग करते हैं। क्या है, विच का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये विच किसके लिए आया है, इस होम के लिए आया है। ठीक है, कहने का मतलब ये कहते हैं ये वही घर है जो मेरे अंकल का है। देखिए, बिलोंग टू का मतलब है संबंधित है। अब यहाँ ये भी देखना है कि देखो, जब सिंगुलर है, होम यहाँ पे सिंगुलर है, दिस भी आपको सिंगुलर बता रहा है, इस भी सिंगुलर बता रहा है, तो इस तरफ विच के बाद जो वर्ब आएगी वो भी आपकी सिंगुलर होगी। ऐसा नहीं है कि दिस इज द हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल, तो वो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब्स को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जब सीखते हैं तो हम उसके एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं कि कैसे यूज करना है। दिस हमेशा सिंगुलर अपने साथ लेता है, सिंगुलर वर्ब भी होती है। जब यह सिंगुलर है, वर्ब है, इस सिंगुलर है, तो इधर के जो बिलोंग्स है ये भी सिंगुलर होगी, क्योंकि बिलोंग में एस लगा है, तो ये आपका हो जाता है सिंगुलर। आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर होम जो है आपका एक्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, यानी कि कर्म कारक के रूप में हुआ। दिस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, और द होम आपका
एक्यूजेटिव केस है, यानी कि ये आपका कर्म कारक, और उसके लिए हमने रिलेटिव जो प्रोनाउन है विच का यूज करे हैं। आई होप ये चीजें आप समझ लिए हैं। तो नेक्स्ट आप एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द हाउस विच माई अंकल बिल्ड कॉस्ट हिम ₹4,10,000। अब यहाँ पे देखो ये हाउस आया है। अब आप नोटिस करें कि हाउस के बाद कुछ वर्ब आई आपकी, इसमें नोटिस करो इस वाले में कितना डिफरेंस है, और इसमें देखो, यानी कि यहाँ पे हाउस किस में आया है, नॉमिनेटिव केस में आया है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे द हाउस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। और ये जो है आपका यहाँ से लेकर ये तक, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर ये पूरा, ये द हाउस विच माई अंकल, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तब ये नॉमिनेटिव हो गया। देखिए ये होता है इसको सीखने का तरीका। आप कहते हैं कि वो हाउस जिसे मेरे अंकल ने बनवाया, उसमें जो उनको जो है 4,10,000 जो है पैसे लगे, कीमत लगी। तो देखिए इस तरह से इसको भी ये बनाने का तरीका है, यानी कि आप विच के बाद भी हाउस के बाद ये जब नाउन है उसके बाद भी हम जब विच का यूज करते हैं तो वो आपका हो जाता है नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। और अगर इसके बाद वाले स्ट्रक्चर्स में है तो यहाँ पे आपका होम जो है एक्यूजेटिव केस में है, यानी कि कर्म कारक है। ये दोनों स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है, और ये एग्जाम्स में तो पूछ लिए जाते हैं बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्स में कैसे पूछ लेता है, इसको क्या करेगा, ऐसे ए कर देगा, अब ये वाला क्या कर देगा, बी कर देगा, अब यहाँ पे ऐसे कर देगा, ए पार्ट हो गया, बी सी, और वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ गलतियां कर देगा, जैसे मैं हल्का सा बारीक यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे कि दिस इज द होम विच बिलोंग टू माई अंकल। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या है, मिनट ऑब्जर्वेशन रखना है, बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है कि आपको कहीं गड़बड़ी ना कर पाए। कभी कभी हमको लगता है कि दिस इज द होम विच बिलोंग टू माई अंकल, सोचते हैं कि ये तो एकदम सही है, बट अगर हम मिनट से देखें, बहुत बारीकी से देखें, तो यहाँ पे देखिए इज है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है आपको ये नाउन सिंगुलर है। जब ये नाउन सिंगुलर है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी। अब यहाँ प्लूरल वर्ब लगी है तो यहाँ पे हमको एस कर देंगे तो बिलोंग्स हो जाता है, यानी कि फिर आपका राइट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर्स भी देखना चाहता है ना कि आप कितनी दूर तक सोच सकते हो। ऑब्जेक्ट देते हो बहुत ही सरल होता है, सिंपल होता है, बट वो हमारी कैपेसिटी एबिलिटी को दिखना चाहते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अभी देखो नेक्स्ट रूल बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म्स in the singular and the plural in the nominative and accusative have no genitive case। देखिए इसमें ये बताया है दूसरे रूल में कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट भी है। मैं बता रहा हूँ ना कि रिलेटिव प्रोनाउन की मैं ऐसे ऐसे चीज बता दूंगा कि कभी आप कंफ्यूज ही नहीं हो पाओ, जैसे देखोगे कहीं भी लिखो तुरंत आप बता दोगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखो पहला आपका विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको आपको याद रखना है। अब आपका दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि दैट का भी जो है सिंगुलर में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें सेम ही रहता है, दैट ही लगता है। और इसमें कहते हैं कि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में कोई जेनेटिव केस नहीं होता है, यानी कि संबंध कारक नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उसको समझना है। ये पहला जो एग्जाम्पल है, देखो शी दैट इज कंटेंट इज हैप्पी। अब यहाँ पे देखो शी दैट, आप यहाँ पे नोटिस करो दिस इज क्या है आपका, ये है आपका नॉमिनेटिव केस, यानी कि वह। अब यहाँ पे सी का मतलब वह, दैट मैंने जो, वह जो, इज है कंटेंट मैंने संतुष्ट, वह जो संतुष्ट है, इज हैप्पी वही खुश है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसको हमें यूज करना है, यानी कि शी के बाद हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। आई बात समझ में, इस तरह से भी यूज किए जाते हैं। सेकंड है दे दैट हेल्प अदर्स विल बी हेल्प। कहते हैं कि वे लोग जो दूसरों की मदद करती हैं उनकी भी मदद की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दे आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका देखा जाए ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपको इसमें से जोड़ता है, यानी कि ये आपका देखा जाए तो ये आपका नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि आप खुद देखिए ये सी दैट आपके सब्जेक्ट है, अब ये वर्ब है तो वर्ब की जो पहले आता है वो सब्जेक्ट ही तो होता है। अब ये दे दैट है, ये भी सब्जेक्ट है, और इसके पहले क्या है, वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए पता ना नॉमिनेटिव केस। और रिलेटिव हैज नो जेनेटिव, इनका कोई जेनेटिव नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है टेक एनीथिंग दैट यू लव लाइक विश, ठीक है, यानी कि टेक एनीथिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, दैट मैंने जो, यहाँ पे देखो दैट मैंने जो, यू लव लाइक विश का मतलब ही एक होता है कि जो आपको पसंद हो, लव मतलब पसंद, लाइक मतलब पसंद, विश का मतलब पसंद, इच्छा, यानी कि जो आपकी इच्छा है वो आप उसे ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इस तरह से भी हम दैट का यूज करते हैं। आई होप ये चीजें आप समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। रूल नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर
and has the same form in the nominative and accusative। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो relative pronoun what है आपका, क्या ये what नहीं होता, what होता है। ये सिर्फ सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सिंगुलर में। और यही सेम फॉर्म होते हैं जैसे सबका होता है नोमेटिव एंड एक्यूजेटिव के, जैसे विच का पढ़ा आपने, दैट का पढ़ा। तो अब यहाँ व्हाट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या है। वो बेहतर तरीका है कि हम एग्जाम्पल से समझें। पहला जो रूल है इसका एग्जाम्पल है, व्हाट हैव यू डन इज नॉट गुड एट ऑल। यानी कि जो भी आपने किया है वो पूरी तरह से उचित नहीं है, पूर्णतः उचित नहीं है। तो देख रहे हैं कि व्हाट यहाँ पर जो यूज हुआ है किस रूप में यूज हुआ है? नॉमिनेटिव केस में। कैसे? क्योंकि ये आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसके पहले भी जो आता है वो क्या होता है आपका? नॉमिनेटिव केस में होता है। तो व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में है। ये आई बात समझ में? यानी कि जो भी आपने किया है वह उचित नहीं किया है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, आई से व्हाट आई मीन। कहते हैं मेरा जो मतलब है मैं वही कहता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब ये पे आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हुआ वर्ब हुआ। अब देखा जाए यहाँ तक क्या हो गया आपका? एक्यूजेटिव केस में यूज हुआ है, कर्म कारक में यूज हुआ है। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पे व्हाट किसके रूप में यूज हुआ है? एक्यूजेटिव केस में यूज हुआ है, यानी कि कर्म कारक, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है एक तरह से। ठीक है, ये समझ चुके हैं। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्ट्स। उसने जो भी प्रयास किए वह असफल हो गया। तो ये भी आपका एक्यूजेटिव केस में है। आई होप ये चीजें आप समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसलिए तो मैं बताता हूँ ना कि मैं रिलेटिव प्रोनाउन की एक ऐसी बारीकियां निकाल के लाया हूँ। अगर आप इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, आप कभी भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो ये चल रहा है प्रोग्रेस पे और आप अध्ययन करते रहिए। व्हाट यू से, यानी कि जो तुम कहते हो, जो तुम कहते हो। अब यहाँ पे देखो, व्हाट यू से ये आपका हो गया नॉमिनेटिव केस में, ये आपका हुआ वर्ब। वर्ब की जो पहले आता है वो होता है नॉमिनेटिव, यानी कि सब्जेक्टिव केस में होता है। देखो कितना सरल है, बस आपको समझना है। यानी कि जो आप कहते हैं मैं वही करूंगा। व्हाट यू से, आई विल डू द सेम, मैं वही करूंगा। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हमने रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का भी यूज करना सीख लिए हैं। अब कुछ मैं और आपको बेसिक रूल बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जिन्हें समझना जरूरी है। यहाँ देखो, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कुछ अब ऐसे बताएंगे कि वो रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसमें और बारीकी से समझने वाले हैं कि कौन किसके साथ क्या प्रोनाउन यूज किया जाता है, ये जानना जरूरी है। जो पहला जो रूल है, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। कहते हैं हु का प्रयोग, हु का यूज सिर्फ व्यक्तियों के लिए यूज होता है। क्या होता है? व्यक्तियों के लिए हम हु का यूज करते हैं, यानी कि पर्सन्स के लिए हु का यूज किया जाता है और किसी के साथ नहीं किया जाता है। ये आपको परमानेंटली एवरलास्टिंग फीड इन योर मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला एग्जांपल्स देख लो। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टवर्दी। वह व्यक्ति जो है ईमानदार, विश्वास योग्य है। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वास योग्य या विश्वास के पात्र, यानी कि वह व्यक्ति जो ईमानदार होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं या विश्वास पात्र योग्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्सन है, मैन क्या है? पर्सन है। तो इस पर्सन के लिए हमने हु का प्रयोग किया। आई बात समझ में? सेकेंड है ब्लेस्ड इज ही। कहते हैं वह व्यक्ति धन्य है। ब्लेस्ड इज ही का मतलब होता है वह व्यक्ति धन्य है जो, हु का यहाँ तात्पर्य हिंदी में निकलेगा जो इज विद जीसस एंड बुद्ध, यानी कि वह व्यक्ति धन्य है जो जीसस और बुद्ध की संगति में है, बुद्ध के साथ है, जीसस के साथ है। वह व्यक्ति हमेशा धन्य रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है। ठीक है, थर्ड है ही प्रेज बेस्ट हु लव्ड बेस्ट। कहते हैं अब यहाँ पे देखो, वह व्यक्ति कौन आशीष करता है, कौन प्रार्थना करता है? जो लव्ड बेस्ट, जो दूसरों से प्रेम करता है। भाई जो दूसरों से प्रेम करेगा वही ईश्वर से प्रार्थना करेगा। ये सारे लोग, जो विश्व के सभी लोग हमेशा सही रहे, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो। तो ऐसे ही हम देखिए हु का यूज करते हैं पर्सन के लिए है, तो ही पर्सन है। बात समझ रहे हैं इस चीज को? इट इज आई, ये मैं ही हूँ। इट इज आई मतलब ये मैं ही हूँ। हु माने जो, कैन हेल्प इन मिजरी, जो संकट के समय में आपकी मदद कर सकता हूँ, मतलब ये मैं ही हूँ जो आपकी विषम परिस्थितियों में मदद कर सकता हूँ। उसे बोलेंगे इट इज आई हु कैन हेल्प यू इन ऑड सिचुएशन, ऑड सर्कमस्टेंसेस। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। यू नो द टेक्निक हाउ टू लर्न द प्रोनाउन। द बेसिक कंसेप्ट इज टू रिमेंबर ऑलवेज,
नॉट टू फॉरगेट इट एनीमोर। ठीक है, सीधा सही है कि भूलने की तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं हु का प्रयोग किसके लिए होता है? फॉर पर्सन्स ओनली, सिर्फ व्यक्तियों के लिए यूज होता है। दे फेल हु चीट अदर्स, कहते हैं कि वे लोग असफल हो जाते हैं जो दूसरों की धोखा देते हैं, मतलब जो दूसरों को धोखा देते हैं वो व्यक्ति असफल होते हैं, नाकाम हो जाते हैं वो। तो देख रहे हैं यहाँ पर हु का यूज किया गया है। ठीक है, दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट, कहते हैं कि जो लोग साहस नहीं करते हैं वे लोग गुलाम होते हैं, वो लोग दास होते हैं, यानी कि जिसमें अपनी आज़ादी पाने का मादा नहीं है, साहस नहीं है, तो फिर वो स्लेव ही रहते हैं, दास ही रहते हैं, गुलाम रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन रूल्स में जो भी मैंने आपको बताएं हु के प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं, ये भी आपको याद होगा कि हु इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली, यानी आपको याद रखना है कि हु का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए होता है। तो अभी इस क्लास को मैं यही पॉज करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक इंग्लिश सीखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।